अब हम करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका एंड आवर टॉपिक इज कोशिका। कोशिका मीन्स सेल शेप। क्या कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होती है? देखिए, हमारे शरीर में बहुत तरह के कोशिका पाई जाती है, अलग अलग कोशिका होती हैं, सबके अलग अलग ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से बन रही है सबका अलग अलग होता है, कैसे बन रही है वो भी अलग अलग होता है, और क्या फंक्शन है, क्या काम है उनका, वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि कोशिका जो हमारे ब्रेन में, यानी कि हमारे जो दिमाग होता है, उसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं वो एक अलग टाइप की है, उनका काम कुछ और टाइप का है। जो हमारे पाचन तंत्र में जो हमारी कोशिका है, जिसे पाचन तंत्र मिलके बना है, उनका कुछ और काम होता है, वो पाचन में लगी रहती हैं। और जो हमारे उत्सर्जन तंत्र में है, तो उत्सर्जन की जो कोशिकाएं हैं उनका एक अलग काम होता है। तो सबकी जो है अपनी अपना 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 काम होता है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो जितनी कोशिकाएं, सबका अलग अलग शेप होती है। तो हम पढ़ते हैं किसकी कैसी शेप है। सबसे पहले देखिए, सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, स्फेरिकल, गोल गोल होती है ज़्यादातर, लेकिन कुछ कुछ लंबी होती हैं, कुछ कुछ क्यूबॉइड शेप की होती हैं, आयताकार होती हैं, कुछ कैसी कुछ कैसी। देखिए, मेन टाइप्स जो हमारे होते हैं दैट आर, सबसे फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है, खंडाकार, सीलिएटेड, ब्रांच्ड एंड डिस्कोइडल, जो आरबीसी होते हैं ना, जो रेड ब्लड सेल, जो रक्त होता है, रक्त में 3 तरह के सेल मिलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होते हैं उनका डिस्कोइडल शेप होता है, ठीक है। तो ये 3, बाकी सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप जो है इंग्लिश में ही समझ लो। जैसे कि वाइट ब्लड सेल जो मैंने अभी बताया आपको, और ब्लड प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट्स, बोन सेल होते हैं। और ये जो लंबा सा जो हमें दिखा रखा है, ये वाला देखिए, ये हमारा होता है नर्व सेल, जो मैंने तुम्हें बताया, जो हमारे दिमाग में होते। दिमाग जिस कोशिका से मिलके बना है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं। अभी आपको बताया जाएगा और आगे एक्सप्लेन में बताऊंगी जब आएगा, इतना ही समझिए अभी। अब आगे बढ़ते, कोशिका का आकार। मैंने बताया कि कोशिका अलग अलग आकार की होती है। सामान्यतः कोशिकाएं जो है गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, मतलब इतनी छोटी होती कि उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हमें उन्हें माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से ही हम उनको देख सकते हैं। जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं। इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार 0.2 माइक्रोमीटर, दिस इज माइक्रोमीटर। देखिए, जो ये यू बना होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो, ये ऐसे होता है, ठीक है। माइक्रो का इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ इतना। देखो, 1/100 होता है, इसका मतलब होता है हमारा कि 10⁻², इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रही है? इसका मतलब 10⁻² होता है। और 10⁻⁶ का मतलब क्या हो गया? 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो 1/10,00,000वां पार्ट जो होता है, इतना हमारा साइज होता है एक कोशिका का, ठीक है। जब इतना छोटा होगा तो हम उनको नंगी आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। बहुकोशिकीय जीव का आकार सामान्यतः, बहुकोशिकीय जो जीव होता है उनका 20 से 30 नैनोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर आएगा, एनएम आएगा, नैनोमीटर क्या आएगा? एनएम, नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10⁻⁹ नैनोमीटर का मतलब एनएम, एनएम का मतलब होता है 10⁻⁹, यानी कि 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होता है, ठीक है। तो जो बहुकोशिकीय जीव का साइज और भी छोटा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। ये बातें बेटे याद करने की है, ये बातें पेपर में पूछी जाएंगी आपसे, आपको आने चाहिए। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है, ठीक है। एंड मनुष्य का जो अंडा लगभग
0.1 मिलीमीटर लंबाई का होता है। तो ये हमारा था कोशिका का आकार कि कितना साइज है, कैसा साइज है, कितना बड़ा होता है, किस मतलब इतना छोटा है। हमें तो फिर माइक्रोस्कोप इस तरह का लेना होता है जो इतनी मैग्निफिकेशन शो करे, जो इतनी इतनी छोटी चीज़ों को हमें बड़ा करके दिखाए। तो ये है हमारा कोशिका का आकार। अब हमारा जो आगे है, जो मेन थिंग है, दैट इज कोशिका के भाग। यही चीज़ करने की है। जो भी चीज़ें हैं मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में जो आती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नॉलेज के लिए चाहिए होती हैं, और कुछ होती है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वी शुड फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो ये कोशिका के जो भाग है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, मानते हैं कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं। जो कोशिकाओं के अलग अलग भाग है जिससे कोशिका मिलके बनी है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका अंगक बोलते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती हैं। समानतः कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक एंड कोशिका द्रव्य। 3 चीजें हैं। सेल मेम्ब्रेन, try to read and understand in English also. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्या होता है मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो बिल्कुल बाहर है कोशिका में। उस बाद केंद्रक न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। और साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे लिक्विड है, पूरा पानी पानी जैसा है, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। देखो आपको इसमें भी नजर आ रहा होगा ना, ये एक प्लाज्मा झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है, और यहाँ पे पानी जैसा है, लिक्विड लिक्विड, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आगे है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? यानी कि कोशिका झिल्ली। ये हमारा जो दिखा रखा है, ये सेल मेम्ब्रेन का ये हमारा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ओके, देखते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। किसको? कोशिका झिल्ली को, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन करो प्लाज्मा झिल्ली को या प्लाज्मा लेमा को एक्सप्लेन करो, आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही बात है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है। चलिए आगे, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से अलग करता है। क्या करता है? जब किसी चीज की कोई बाउंड्री बनी हुई है, ध्यान से समझना, जो बाउंड्री है, तो जब दूसरा सेल स्टार्ट होएगा तो उसको सेपरेट कर रहा है ना। अगर कोई चीज खिंडी खिंडी है, बिल्कुल गिरी पड़ी है, मतलब ऐसे ही, और दूसरे की भी गिरी हुई है, मतलब सेल वॉल उसकी बाउंड्री नहीं है, तो हम अलग अलग नहीं बता सकते ना कि ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। मान लो कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे समझो कि घर है, ठीक है। घर की जो मेन दीवार होती है, चार दीवारी जो होती है, अगर चार दीवारी ना हो, सिर्फ कमरे बने हुए हों, पहले घर के भी कमरे बने हुए हैं, दूसरे के भी कमरे बने हुए हैं, तीसरे के भी कमरे बने हुए हैं, तो हम ये नहीं बता सकते ना कि एक घर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक घर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। हमें लगे कि पूरा एक ही सोसाइटी है, एक ही जैसा एरिया है। अगर अगर बाउंड्री वॉल होगी, चार दीवारी होगी, तभी हम उनको बता सकते हैं एक घर ये वाला घर नंबर है, इसका घर का नंबर ये है, इस तरह से। तो यही चीज़ हमारी होती है कि जो कोशिका जो झिल्ली होती है वो हमें दो कोशिकाओं से अलग होने के बारे में बताती है। यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली व पादप कोशिका में से सबसे नीचे पाई जाती है। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली होती है, और जो पादप कोशिका है उसमें सबसे नीचे मिलती है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन्स और लिपिड से मिलके बनी होती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो मेरी बात सुनो, इसका क्या मतलब है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या होता है? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, चलिए। यस, जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे हमारे पास कोई कोई चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो कुछ 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 पड़ा है, ठीक है, सेल के बाहर, कोशिका के बाहर,
और ये पूरा सेल है, ऐसे ऐसे सेल है ना, ये तो पूरी सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है, ऐसे करके ये सेल मेम्ब्रेन दिखा। तो इसमें से चीज़ें कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होती हैं। ये नहीं है कि हम जो भी कुछ खाएंगे वो सब कुछ उस सेल के अंदर आ जाएगा, ऐसे नहीं कि सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। जो चीज़ सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी सिर्फ वही सेल के अंदर आएगा, बाकी सब कुछ सेल के अंदर नहीं आएगा। उसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत होती है सिर्फ वही सेल में जाएगा, बाकी सब कुछ नहीं जाएगा। इसे हम बोलते हैं कि कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि जो चीज़ की ज़रूरत है कोशिका को सिर्फ वही चीज़ वो अंदर आने के लिए कहती है, बाकी सब कुछ अंदर नहीं आता है। ठीक है, फिर है सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के सिद्धांत के अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड की दो सतह के बीच में सैंडविच की तरह होती है। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा तुम करते जाओ। यह लचीली होती है जो कि मोड़ी तोड़ी या दोबारा जुड़ सकती है। बहुत लचीली है, एक बार टूट भी गई तो दोबारा जुड़ जाएगी, कोई बात नहीं। देखो ये तुम्हें दिखाया हुआ है इस वाले डायग्राम में, आपको पता चल रहा होगा। ये प्रोटीन है, ये फ्लूइड है इसके अंदर, और यहाँ पे रास्ता है थोड़ा सा जाने का, चैनल जिसे बोल रहे हैं। तो यहाँ से सामान अंदर की तरफ जा सकता है। समझ में आया? हमने क्या पढ़ा है मैं फिर से बता रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं कोशिका के भाग। कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कोशिका की आउटर कोशिका झिल्ली जो होती है। कोशिका की झिल्ली के बारे में, ये किससे मिलकर बनी होती है? अभी बताया था, प्रोटीन्स व लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जिसका मतलब होता है कि हर चीज को सेल अंदर आने नहीं देता, हर चीज को कोशिका अंदर आने नहीं देती। जिसकी जरूरत होती है सिर्फ वही अंदर जाता है, बाकी सब कुछ अंदर नहीं जाता है। यह लचीली होती है जो कि तोड़ी मोड़ी भी जा सकती है, और अगर टूट जाए तो दोबारा भी बन जाती है। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आगे पढ़ते हैं। इसकी कार्य क्या क्या होती है? ये कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। मतलब कोई भी अंदर जा रहा हो या बाहर आ रहा हो। कभी कभी जैसे मेरी बात सुनो, जैसे क्या होता है, देखो जो अंदर जाना और बाहर आने का मतलब क्या है? सेल क्या करता है, कोशिका क्या करती है? सारे काम करती है। मतलब कि अंदर अपने पोषण भी लेती है, ठीक है, अपना अपना अंदर का कार्य करती है, मतलब कि खाना बनाना, उसके बाद उस खाने को दूसरे सेल तक, दूसरी कोशिका तक पहुंचाना, और खाना बनाने के बाद जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को। ये सारे काम कोशिका करती है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे सामान की भी तो ज़रूरत होती है। अब किचन में जैसे बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है हमें, तो ऐसी लाइट लाइट करो, तो जिस सामान की ज़रूरत होती है वो अंदर आएगा, और जो सामान वेस्ट है, ख़राब है, छिलक होते हैं, जो जो भी चीज़ वेस्ट होती है वो सब जो है बाहर निकाल सकती है। तो यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये फैसिलिटी है कि यह अणुओं को अंदर बाहर आने जाने देती है। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। क्या करती है? यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान यह दो प्रकार से होता है, दैट इज विसरण एंड परासरण। विसरण परासरण क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। विसरण परासरण, विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सतह गमन विसरण कहलाता है, और जो परासरण होता है दैट इज वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। ये होता है हमारा विसरण एंड परासरण। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इतना देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली समझ में आया सब बच्चों को? सबको क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड।